क्या सचमुच तब्बू ने साजिद नाडियाडवाला के साथ मिलकर दिव्या भारती की रहस्यमयी मौत से जुड़े कई बड़े राज छुपाने की कोशिश की थी? और क्या वाकई में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाने के लिए तब्बू ने पहले से शादीशुदा एक्टर नागार्जुन के साथ सालों तक गहरा अफेयर चलाया था? और क्या ये सच है कि तब्बू पहले अपनी सगी बहन फराह नाज का सहारा लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आई और फिर बाद में उसे ही फिल्म इंडस्ट्री से साइडलाइन कर दिया? और क्या सचमुच फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान तब्बू ने ही सलमान खान को काले हिरण का शिकार करने के लिए पीछे से उस्काया था? और क्या सचमुच मन ही मन अजय देवगन से बेइंतहा प्यार करने की वजह से ही तब्बू ने कभी किसी से शादी नहीं की और उम्र भर कुंवारी रह गई? इन सारे सवालों के जवाब वक्त की परतों में दबे हुए हैं। तब्बू की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने बेहद कम उम्र से ही उतार चढ़ाव, अकेलेपन और इंडस्ट्री के गंदे खेल को बहुत करीब से देखा। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में एक बेहद एलीट और पढ़े लिखे मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जमाल हाशमी और मां का नाम रिजवाना था। तब्बू का असली नाम तब ससुम हाशमी था, लेकिन जब तब्बू बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता के बीच अनबन शुरू हो गई और जल्दी उनका तलाक हो गया। पिता के चले जाने के बाद तब्बू और उनकी बड़ी बहन फराह नाज को उनकी माँ और नानी ने अकेले पाला। तब्बू के नाना नानी हैदराबाद में एक स्कूल चलाते थे और उनकी माँ रिजवाना एक स्कूल टीचर थी। घर का माहौल बहुत ही सादगी भरा और पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने वाला था। तब्बू के नाना मोहम्मद एहसान एक प्रोफेसर थे और उनकी नानी भी काफी पढ़ी लिखी थी। इस माहौल में पली बड़ी तब्बू को बचपन में कभी महसूस नहीं हुआ कि वो आगे चलकर फिल्मों की दुनिया में कदम रखेंगी। तब्बू बचपन में बेहद शर्मीली और शांत लड़की थी। उन्हें अजनबियों से बात करने में झिझक होती थी और वो अपने ही दुनिया में मस्त रहती थी। लेकिन उनके परिवार का रिश्ता पहले से ही सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ था। मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी और बाबा आजमी तब्बू के रिश्तेदार हैं। इस पारिवारिक कनेक्शन की वजह से फिल्मों का साया उनके घर पर हमेशा से था। तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज दिखने में बेहद खूबसूरत और बेबाक थी, इसलिए फराह ने बहुत जल्दी फिल्मों की तरफ रुख कर लिया और उन्हें बॉलीवुड में ब्रेक भी मिल गया। फराह नाज 80 के दशक के मिड में एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। फराह की कामयाबी को देखकर धीरे धीरे तब्बू के लिए भी बॉलीवुड के दरवाजे खुलने लगे। तब्बू जब सिर्फ 11-12 साल की थी तब उन्होंने साल 1982 में आई फिल्म बाजार में एक बेहद छोटा सा रोल किया था। इसके बाद साल 1985 में महान देव आनंद साहब की नजर इस शांत और खूबसूरत लड़की पर पड़ी। देव आनंद ने तब्बू को अपनी फिल्म हम नौजवान में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में तब्बू ने देव आनंद की बेटी का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके काम को पसंद किया गया, लेकिन तब्बू के मन में तब भी एक्टिंग को लेकर कोई बहुत बड़ा जुनून नहीं था। वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हम नौजवान की शूटिंग के बाद तब्बू वापस हैदराबाद लौट गई और अपनी स्कूली पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। वो हैदराबाद के सेंट एन्स हाई स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 1988 में तब्बू अपनी माँ और बहन के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई आने के बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मुंबई की इस चकाचौंध भरी जिंदगी में तब्बू के कदम दोबारा फिल्मों की तरफ बढ़ने लगे। तब्बू को अपनी पहली बड़ी फिल्म के रूप में मिली प्रेम। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे बोनी कपूर और फिल्म से संजय कपूर अपना डेब्यू करने वाले थे। प्रेम एक बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। बोनी कपूर इस फिल्म को बहुत बड़े पैमाने में बना रहे थे। तब्बू को लगा कि ये फिल्म उनके करियर को एक बहुत बड़ी उड़ान देगी। उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ ये फिल्म साइन की, लेकिन तब्बू को अंदाजा नहीं था कि बॉलीवुड की राहें जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। फिल्म प्रेम की मेकिंग तब्बू के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुई। ये फिल्म बनने में 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 8 साल का लंबा वक्त लग गया। फिल्म लगातार डिले होती रही, शूटिंग रुकती रही और तब्बू का कीमती वक्त बर्बाद होता गया। एक नई एक्ट्रेस के लिए ये दौर बेहद निराशाजनक और मानसिक रूप से थका देने वाला था। उन्हें लग रहा था कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस लंबे इंतजार के दौरान तब्बू को कई तरह की रिजेक्शन और तानों का सामना करना पड़ा। लोग कहने लगे थे कि तब्बू का लक खराब है, वो एक अनलकी एक्ट्रेस है, लेकिन तब्बू ने हार नहीं मानी। उनका यही संघर्ष, उनका धीरज और अंदर ही अंदर सुलगती खुद को साबित करने की भूख उनके काम आई। उन्होंने इस खाली वक्त का इस्तेमाल खुद को निखारने में किया। इसी लंबे इंतजार के बीच साल 1991 में तब्बू को साउथ की फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने दिग्गज डायरेक्टर के राघवेंद्र राव की तेलुगु फिल्म कूली नंबर 1 में काम किया, जिसमें उनके अपोजिट साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म की सफलता ने तब्बू को साउथ में पहचान दिलाई और उनका आत्मविश्वास वापस लौटाया। अब तब्बू को समझ आ गया था कि सिर्फ एक फिल्म के भरोसे बैठना बेवकूफी है। उन्होंने बॉलीवुड में भी नए प्रोजेक्ट्स की तलाश शुरू कर दी। फिर आया साल 1994, जो तब्बू के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। तब्बू को फिल्म पहला प्यार में काम मिला।
लेकिन इस फिल्म को ज्यादा सफलता नहीं मिली। असली धमाका हुआ फिल्म विजयपथ से। इस फिल्म में उनके अपोजिट अजय देवगन थे। विजयपथ एक जबरदस्त एक्शन रोमांटिक फिल्म थी। इस फिल्म का गाना रुकमणी रुकमणी और राह में उनसे मुलाकात हो गई रातों रात ब्लॉकबस्टर हो गए। तब्बू की सादगी, उनकी बेहतरीन डांसिंग स्किल्स और अजय देवगन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। विजयपथ बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए तब्बू को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला। इस जबरदस्त सफलता ने तब्बू के संघर्ष के दिनों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। अब वो कोई अनलकी या स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड की नई सेंसेशन बन चुकी थी। मेकर्स उनके घर के चक्कर काटने लगे थे। तब्बू की एक्टिंग में एक ऐसी गहराई थी जो उस दौर की बाकी एक्ट्रेसेस से काफी अलग थी। वो सिर्फ ग्लैमरस डॉल बनकर नहीं रहना चाहती थी, बल्कि उन्हें ऐसी कहानियों की तलाश थी जो उनके अंदर के कलाकार को झकझोर सके। विजयपथ की सफलता के बाद तब्बू के करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ भागने लगा। इसी दौरान साल 1995 में आखिरकार वो फिल्म भी रिलीज हुई जिसका तब्बू 8 सालों से इंतजार कर रही थी, प्रेम। हालांकि इतने लंबे डिले की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरे तरह से फ्लॉप हो गई, लेकिन तब्बू के काम की तारीफ हर किसी ने की। इसके बाद साल 1996 में तब्बू ने साजिद नाडियाडवाला की फिल्म जीत में काम किया, जिसमें सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर जैसे बड़े सितारे थे। इस फिल्म में तब्बू का किरदार काफी मजबूत था और फिल्म सुपरहिट रही। इसी साल तब्बू ने गुलजार साहब की कल्ट क्लासिक फिल्म माचिस में काम किया। पंजाब के आतंकवाद के बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म में तब्बू के किरदार वीरा ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बिना किसी लाउड एक्टिंग के सिर्फ अपनी खामोशी और डबडबाई आंखों से तब्बू ने जो दर्द बयां किया उसने क्रिटिक्स को हैरान कर दिया। इस फिल्म के लिए तब्बू को अपना पहला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। अब तब्बू सिर्फ एक हिट अभिनेत्री नहीं थी, वो भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन अदाकारों में शुमार हो चुकी थी। करियर की इस बेमिसाल ऊंचाई के साथ ही तब्बू की जिंदगी में उन विवादों की शुरुआत हुई जिन्होंने उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हिला कर रख दिया। जीत फिल्म की शूटिंग और रिलीज के दौरान तब्बू के रिश्ते फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ बेहद गहरे होने की खबरें मीडिया में तैरने लगी। साजिद नाडियाडवाला उस वक्त अपनी पत्नी और बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और बेहद पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्या भारती की अचानक हुई रहस्यमय मौत के सदमे से उबर रहे थे। दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को 5वीं मंजिल की खिड़की से गिरने की वजह से हुई थी, जिसे लेकर आज तक रहस्य बना हुआ है। दिव्या की मौत के बाद साजिद अकेले पड़ गए थे और इसी दौरान तब्बू उनकी जिंदगी में आई। कहा जाता है कि तब्बू और दिव्या भारती बहुत ही अच्छी सहेलियां थी, दोनों के बीच काफी गहरी बॉन्डिंग थी। लेकिन दिव्या के मौत की कुछ ही समय बाद तब्बू का साजिद नाडियाडवाला के करीब आना कई लोगों को खटकने लगा। उस दौर की फिल्मी गॉसिप मैगजीन्स और इंडस्ट्री के गलियारों में दबी जुबान में ये बातें होने लगी कि तब्बू और साजिद के बीच का रिश्ता दिव्या की मौत से पहले से ही पनप रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स और उस वक्त के कुछ इनसाइडर्स का दावा था कि तब्बू ने साजिद के साथ मिलकर दिव्या भारती की जिंदगी के कई अनकहे सच और उनकी मौत से जुड़े कई बड़े राज छुपाने में मदद की। आरोप तो यहाँ तक लगे कि दिव्या की मौत के बाद तब्बू ने साजिद की फिल्मों में काम पाने और बॉलीवुड में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी दिवंगत सहेली की जगह लेने की कोई कसर नहीं छोड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या भारती की मौत के बाद साजिद नाडियाडवाला की प्रोडक्शन हाउस की कई बड़ी फिल्में तब्बू के पास आई। जीत फिल्म की मेकिंग के दौरान दोनों के बीच की नजदीकियों ने इस अफवाहों को और हवा दी। लोग सवाल उठाने लगे थे कि जो तब्बू खुद को दिव्या की सबसे करीबी दोस्त कहती थी, वो इतनी जल्दी उनकी मौत के गम को भुलाकर उनके पति के इतने करीब कैसे आ गई। क्या इस दोस्ती के पीछे साजिद को बचाने और खुद के करियर को सेट करने का कोई बड़ा खेल था? इस विवाद ने तब्बू की बेदाग और संजीदा इमेज पर पहली बार एक बड़ा दाग लगाया। हालांकि तब्बू और साजिद ने हमेशा इन खबरों को महज अफवाह बताया, लेकिन दिव्या भारती के फैंस और मीडिया के एक बड़े वर्ग ने तब्बू को इस पूरे मामले में एक विलन की तरह देखना शुरू कर दिया था। अभी साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती से जुड़ा ये विवाद थमा भी नहीं था कि तब्बू का नाम साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक अक्किनेनी नागार्जुन के साथ जुड़ गया। ये तब्बू की जिंदगी का वो पन्ना है जिसने उन्हें सबसे ज्यादा चर्चा और बदनामी दोनों दी। तब्बू ने साउथ में काम करने के दौरान नागार्जुन के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें साल 1996 की ब्लॉकबस्टर फिल्म निन्ने पेलांदाता फिल्म शामिल थी। इस फिल्म में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। लेकिन ये केमिस्ट्री सिर्फ कैमरे के सामने तक सीमित नहीं थी। जल्दी हैदराबाद की फिल्म नगर से लेकर मुंबई के बांद्रा तक दोनों के अफेयर की खबरें अखबारों की हेडलाइंस बनने लगी। नागार्जुन न सिर्फ शादीशुदा थे, बल्कि वो अपनी पत्नी अमला अक्किनेनी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। ऐसे में तब्बू का नागार्जुन की जिंदगी में आना एक बहुत बड़े तूफान की तरह था। रिपोर्ट्स और मीडिया सोर्सेज का कहना था कि तब्बू नागार्जुन के प्यार में इस कदर पागल थी कि उन्होंने मुंबई छोड़कर हैदराबाद में अपना ठिकाना बना लिया था। नागार्जुन ने कथित तौर पर तब्बू को हैदराबाद के पॉश इलाके में एक बेहद महंगी प्रॉपर्टी और घर भी दिलवाया था।
इस रिश्ते को लेकर मीडिया में तब्बू को एक होम ब्रेकर यानी दूसरे का घर उजाड़ने वाली औरत के रूप में पेश किया जाने लगा। आरोप लगे कि तब्बू नागार्जुन के शादीशुदा स्टेटस को जानते हुए भी उनके साथ सालों तक एक बिना नाम के रिश्ते में रही, ताकि वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाए रख सके और उन्हें नागार्जुन के रसूख का पूरा फायदा मिल सके। कहा जाता है कि तब्बू नागार्जुन से शादी करना चाहती थी, लेकिन नागार्जुन अपनी पत्नी अमला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो तब्बू को अपनी जिंदगी में रखना चाहते थे, लेकिन शादी का टैग नहीं दे सकते थे। लगभग 10 साल तक चले इस बेहद दर्दनाक और उलझे हुए रिश्ते ने तब्बू को मानसिक रूप से पूरे तरीके से तोड़ दिया था। इस रिश्ते के चक्कर में तब्बू ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल गंवा दिए और अंत में उनके हाथ सिर्फ अकेलापन और बदनामी लगी। जब उन्हें एहसास हुआ कि नागार्जुन कभी अपनी पत्नी को तलाक नहीं देंगे, तो उन्होंने भारी मन से इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया और वापस मुंबई लौट आई। तब्बू की जिंदगी में विवाद सिर्फ उनके अफेयर्स तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनके अपने परिवार के अंदर भी एक बहुत बड़ा मनमुटाव चल रहा था। तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज, जिन्होंने तब्बू के लिए बॉलीवुड की राहें आसान की थी, धीरे धीरे खुद फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने लगी थी। फराह नाज अपने गुस्से और बेबाक बयानों के लिए जाने जाती थी। उन्होंने बिंदु दारा सिंह से शादी की थी और उनका करियर ढलान पर था। वहीं दूसरी तरफ तब्बू सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही थी। इसी दौरान इंडस्ट्री के गलियारों में ये खबरें जोरों पर थी कि तब्बू ने अपनी बहन फराह नाज के डूबते करियर को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक तब्बू ने खुद को कपूर खानदान और बॉलीवुड के बड़े मेकर्स जैसे यश चोपड़ा और सुभाष घई के करीब बनाए रखने के लिए अपनी बहन से दूरी बना ली। फराह के गुस्सैल स्वभाव और कंट्रोवर्सी की वजह से तब्बू का डर था कि कहीं उनकी बहन का नेगेटिव असर उनके करियर पर ना पड़ जाए। आरोप लगे कि तब्बू ने अपनी सगी बहन को पूरे तरीके से साइडलाइन कर दिया, ताकि मेकर्स को ये साफ मैसेज जाए कि उनका अपनी बहन के विवादों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। फराह नाज ने भी कुछ इंटरव्यू में इशारों में अपने परिवार और करीबियों से मिले धोखे का जिक्र किया था। तब्बू जैसी शांत और पारिवारिक दिखने वाली एक्ट्रेस पर अपने ही बहन के करियर को खत्म होने देने और खुद के स्वार्थ के लिए उन्हें छोड़ देने का आरोप बेहद गंभीर था। लोग हैरान थे कि जो तब्बू अपनी माँ और बहन को अपनी ताकत बताती थी, वो करियर की इस रेस में इतनी प्रैक्टिकल और बेरहम कैसे हो गई। तब्बू के करियर का ये दौर, जहां एक तरफ विरासत, अस्तित्व और चांदनी बार जैसी फिल्मों के साथ एक्टिंग के मामले में उनके गोल्डन पीरियड के रूप में दर्ज हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ विवादों के एक ऐसे दलदल में फंसती जा रही थी जिससे बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। हर गुजरते साल के साथ तब्बू की संजीदगी और उनकी खामोशी के पीछे छिपे इन काले राजों से पर्दा उठ रहा था और दर्शकों के सामने तब्बू की एक ऐसी तस्वीर आ रही थी जो पर्दे पर दिखने वाली उनकी मासूम इमेज से बिल्कुल अलग थी। साल 1998 में तब्बू के करियर और उनकी इमेज पर सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दाग लगा, जिसने उन्हें कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया। ये मामला था मशहूर डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान का। इस फिल्म की स्टारकास्ट बेहद बड़ी थी, जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे और तब्बू शामिल थे। फिल्म की शूटिंग राजस्थान के जोधपुर में चल रही थी। तभी सितंबर-अक्टूबर 1998 के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जोधपुर के पास काकड़ी गांव में काले हिरणों का शिकार किया गया। बिश्नोई समाज, जो काले हिरणों को पूजता है, ने इस मामले को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में मुख्य आरोपी सलमान खान थे, लेकिन उनके साथ जीप में मौजूद सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी और तब्बू पर भी शिकार के लिए उस्काने और इस अपराध में बराबर के भागीदारी होने के आरोप लगे। तब्बू के खिलाफ वन जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। मीडिया और जनता के बीच इस घटना को लेकर भारी गुस्सा था। तब्बू, जो हमेशा खुद को एक संजीदा, शांत और जानवरों से प्यार करने वाली महिला के रूप में पेश करती थी, अचानक एक जघन्य वन्य जीवन अपराध की सह आरोपी बनकर खड़ी थी। उन पर आरोप लगा कि वो उस रात जीप में सलमान खान के साथ थी और उन्होंने ही सलमान खान को हिरण पर गोली चलाने के लिए उस्काया था। इस केस ने तब्बू की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिससे वो सहम गई। उन्हें बार बार जोधपुर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, मीडिया के तीखे सवालों का सामना करना पड़ता था और उनके करियर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया था। कई सालों तक चले इस कानूनी ड्रामे में तब्बू को कोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन जनता की अदालत में उनकी इमेज को जो नुकसान होना था वो हो चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले से खुद को बचाने के लिए तब्बू ने अपने रसूख और मजबूत लीगल टीम का इस्तेमाल किया ताकि गवाहों के बयानों को अपने हक में मोड़ा जा सके। आखिरकार सालों बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तब्बू, सैफ, सोनाली और नीलम को बरी कर दिया, लेकिन इस विवाद का साया तब्बू के चेहरे से कभी पूरे तरीके से नहीं हट सका। इस बड़े हादसे और बदनामी के बाद तब्बू की जिंदगी में अकेलेपन का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने उन्हें इंडस्ट्री के लोगों से और दूर कर दिया। वो फिल्में तो कर रही थी, लेकिन उनका दिल अब इस चकाचौंध से भर चुका था
साजिद नाडियाडवाला, नागार्जुन और फिर काले हिरण शिकार मामले के थपेड़ों ने तब्बू को अंदर से पूरे तरीके से बदल दिया था। वो अब और ज्यादा शांत, रिजर्व और रहस्यमयी हो गई थी। मीडिया से उनकी दूरी बढ़ने लगी थी और वो सिर्फ अपने काम से काम रखने लगी थी। लेकिन उनकी जिंदगी का ये सफर यही नहीं थमा। अभी उनके करियर की दूसरी पारी और कई ऐसे अनकहे सच आने बाकी थे जो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा बनाने वाले थे। तब्बू ने इसके बाद बॉलीवुड में अपनी चॉइसेस को पूरे तरीके से बदल दिया। वो अब कमर्शियल मसाला फिल्मों से पूरे तरीके से किनारा कर चुकी थी और केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को हाथ लगा रही थी जो लीक से हटकर थे। इसी कड़ी में उन्होंने मधुर भंडारकर की फिल्म चांदनी बार में काम किया, जिसने उनके करियर को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। बार डांसर मुमताज के किरदार में तब्बू ने जो बेबसी, लाचारी और दर्द दिखाया, उसने सिनेमा घरों में बैठे दर्शकों के आंसू निकाल दिए। इस रोल के लिए तब्बू को उनके करियर का दूसरा नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, लेकिन इस नेशनल अवार्ड की खुशी भी उनकी पर्सनल लाइफ के खालीपन को नहीं भर पा रही थी। तब्बू की जिंदगी में अब प्यार की जगह केवल काम ने ले ली थी, लेकिन उनके अतीत के साए उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। हर इंटरव्यू में उनसे शादी, नागार्जुन और उनके अकेलेपन को लेकर ऐसे सवाल पूछे जाते थे जिनका जवाब देने से वो हमेशा बचती थी। तब्बू की यही खामोशी उनके फैंस के मन में कई तरह के कयासों को जन्म देती रही, लेकिन इस मोड़ पर आकर उनकी किस्मत एक बार फिर से पलटने वाली थी। 2000 के दशक के मिड में तब्बू का नाम एक बार फिर से बॉलीवुड के गलियारों में बेहद सनसनीखेज तरीके से उछाला गया। इस बार मामला किसी अफेयर का नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के उस कनेक्शन का था जिसने पूरे देश को हिलाकर रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री इनसाइडर के मुताबिक संजय दत्त के टाटा केस और साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस पर लगे कुछ गंभीर आरोपों के बाद तब्बू का भी नाम जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया था। साजिद नाडियाडवाला के साथ उनकी पुरानी नजदीकियों और संजय दत्त के साथ फिल्म खौफ और सरहद पार जैसी फिल्मों में काम करने के दौरान की मुलाकातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा। आरोप ये लगाए गए कि तब्बू अपनी इस मिस्टीरियस खामोशी की आड़ में इंडस्ट्री के कुछ ऐसे रसूखदार लोगों के संपर्क में थी जो सीधे तौर पर दुबई और अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। कहा गया कि साजिद नाडियाडवाला और संजय दत्त के खिलाफ चल रही कुछ गुप्त जांचों में तब्बू के नाम का भी जिक्र आया था, क्योंकि उनके कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस संदिग्ध पाए गए थे। इस विवाद ने तब्बू की बची कुछ मानसिक शांति को भी छीन लिया। मीडिया के एक धड़े ने उन्हें एक ऐसी सातिर महिला के रूप में दिखाना शुरू किया जो सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे बड़े बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट और विवादित लोगों को प्रोटेक्शन देने और उनके राज छुपाने का काम भी करती है। तब्बू पर बने इस नेगेटिव नैरेटिव ने उनके करियर को एक बहुत बड़ा झटका दिया। कई बड़े फिल्म मेकर्स ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि तब्बू के साथ काम करने से उनकी अपनी फिल्म किसी कानूनी पचड़े या विवाद में न फंस जाए। लेकिन तब्बू की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक चैप्टर अभी भी अजय देवगन के साथ उनके नाम का जुड़ना था। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे मीडिया ने सालों तक एक तरफा पागलपन और नाकामी का नाम दिया। अजय देवगन और तब्बू बचपन के दोस्त थे। तब्बू के कजिन समीर आर्या और अजय देवगन पड़ोसी थे और दोनों साथ में पढ़े बड़े थे। तब्बू ने खुद कई इंटरव्यू में मजाकिया लहजे में कहा था कि जब वो जवान थी तो समीर और अजय उनके ऊपर कड़ी नजर रखते थे और अगर कोई लड़का उनसे बात करने की कोशिश करता था तो ये दोनों मिलकर उसे पीटने की धमकी देते थे। तब्बू ने मजाक में कहा था कि इसी वजह से वो आज तक कुंवारी रह गई और इसके जिम्मेदार सिर्फ अजय देवगन है। लेकिन मीडिया और पब्लिक ने इस मजाक को एक बेहद गंभीर और डार्क लव स्टोरी का रूप दे दिया। रिपोर्ट्स और गॉसिप मैगजीन का दावा था कि तब्बू असल में अजय देवगन के प्यार में इस कदर गिरफ्तार थी कि वो उनकी जिंदगी में काजोल की जगह लेना चाहती थी। जब अजय ने साल 1999 में काजोल से शादी कर ली तो तब्बू का दिल पूरे तरीके से टूट गया। मीडिया ने तब्बू को एक रिजेक्टेड लवर और एक ऐसी बेबस औरत के रूप में पोर्ट्रेट किया जो अपने बचपन के प्यार को किसी और का होते हुए देखकर डिप्रेशन में चली गई और इसी जिद में उसने जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं की। आरोप लगे कि तब्बू आज भी अजय देवगन की जिंदगी में एक साए की तरह मौजूद है और उनके शादीशुदा जीवन में दरार डालने की कोशिश करती है। इस नैरेटिव ने तब्बू की डिग्निटी को सरेआम नीलाम कर दिया। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने सिनेमा को अपनी जिंदगी दे दी, उसे सिर्फ एक शादीशुदा मर्द के पीछे पागल और अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी औरत के रूप में पेश किया जाने लगा। इन लगातार लगे आरोपों, विवादों और बदनामी का असर ये हुआ कि तब्बू का शानदार करियर धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ने लगा। 2000 के दशक के आखिरी सालों में तब्बू को फिल्मों में लीड रोल्स मिलना लगभग बंद हो गए। उनकी उम्र बढ़ रही थी और बॉलीवुड का जो कड़वा नियम है कि एक उम्र के बाद एक्ट्रेसेस को साइडलाइन कर दिया जाता है, वो तब्बू पर भी लागू होने लगा था। उनके साथ की एक्ट्रेसेस जैसे करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित या तो शादी करके सेटल हो चुकी थी या फिर उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। लेकिन तब्बू ने हार नहीं मानी
उन्होंने खुद को नए दौर के हिसाब से ढालना शुरू किया। साल 2014 में आई विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर तब्बू के करियर का दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने शाहिद कपूर की मां गजाला का किरदार निभाया। ये एक बेहद बोल्ड और कॉम्प्लेक्स रोल था, जिसे करने से बॉलीवुड की हर बड़ी एक्ट्रेस डर रही थी, लेकिन तब्बू ने इस चुनौती को स्वीकार किया। हैदर में तब्बू की एक्टिंग ने इतिहास रच दिया। क्रिटिक्स ने कहा, ये फिल्म शाहिद कपूर की नहीं बल्कि तब्बू की फिल्म है। इसके बाद साल 2015 में आई फिल्म दृश्यम में उन्होंने एक सख्त पुलिस अफसर आईजी मीरा देशमुख का किरदार निभाकर सबको चौंका दिया। अजय देवगन के साथ उनकी ये ऑन स्क्रीन टक्कर बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। और फिर साल 2018 में आई श्रीराम राघवन की फिल्म अंधाधुन ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इस फिल्म में तब्बू ने सिमी नाम की एक नेगेटिव और मैनिपुलेटिव महिला का किरदार बखूबी से निभाया था कि दर्शक उसे देखते रह गए। इस फिल्म के लिए उन्हें चौतरफा तारीफें मिली और फिल्म ने चीन सहित दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई की। तो चलिए अब समय आ गया है इस पूरी कहानी के सभी विवादों को एक बिल्कुल नए और निष्पक्ष नजरिए से देखने का, ताकि हमें पता चल सके कि क्या सचमुच तब्बू वैसे ही विलन थी जैसे मीडिया ने हमें दिखाया, या फिर वो एक बहुत ही बड़े प्रोपेगेंडा और बॉलीवुड के गंदे खेल की शिकार बनी। आइए सबसे पहले बात करते हैं दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला वाले विवाद की। मीडिया ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि तब्बू ने दिव्या के राज छुपाए और साजिद का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर हम टाइमलाइन और जमीनी हकीकत पर गौर करें तो सच कुछ और ही निकलता है। दिव्या भारती की मौत एक भयानक हादसा थी, जिसकी जांच मुंबई पुलिस और सीबीआई ने की थी और अंत में इसे एक दुर्घटना मानकर केस बंद कर दिया गया। तब्बू सिर्फ अपनी एक दोस्त की मौत के बाद साजिद नाडियाडवाला को एक इंसान के तौर पर इमोशनल सपोर्ट दे रही थी। रही बात फिल्मों की, तो जीत फिल्म दिव्या के मौत से पहले से ही प्लान हो चुकी थी। तब्बू ने किसी का हक नहीं छीना, बल्कि उन्होंने एक टूटे हुए इंसान का साथ दिया। मीडिया ने उनकी इस इंसानियत और दोस्ती को एक घिनौनी साजिश का नाम दे दिया, जबकि तब्बू खुद अपनी सहेली को खोने के गम में जूझ रही थी। अब आते हैं नागार्जुन के साथ उनके रिश्ते पर। दुनिया ने तब्बू को होम ब्रेकर कहा, लेकिन हकीकत ये है कि पूरे रिश्ते में अगर किसी ने सबसे ज्यादा दर्द सहा तो वो तब्बू थी। नागार्जुन एक शादीशुदा मर्द थे जिन्होंने तब्बू को बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब स्टैंड लेने की बात आई तो वो पीछे हट गए। तब्बू ने कभी नागार्जुन का घर तोड़ने की कोशिश नहीं की। वो नागार्जुन की पत्नी अमला का बेहद सम्मान करती थी और खुद अमला ने कई इंटरव्यूज में कहा था कि तब्बू उनके परिवार का एक हिस्सा है और उनके और नागार्जुन के बीच कोई कड़वाहट नहीं है। तब्बू ने 10 साल तक एक ऐसे शख्स को चाहा जो कभी उनका हो ही नहीं सकता था। इसमें उनका स्वार्थ नहीं बल्कि उनकी वो बेपनाह मोहब्बत थी जिसने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। वो विलन नहीं बल्कि एक अधूरे प्यार की सबसे बड़ी शिकार थी। तीसरा आरोप था अपनी बहन फराह नाज को साइडलाइन करने का। सच तो ये है कि फराह नाज का करियर उनके खुद के आक्रामक स्वभाव और सेट पर प्रोड्यूसर के झगड़े करने और मीडिया में विवादित बयान देने की वजह से खत्म हुआ था। तब्बू ने हमेशा अपनी बहन का सम्मान किया, लेकिन जब फराह ने खुद फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो गई, तो तब्बू को अपने करियर को बचाने के लिए प्रोफेशनली आगे बढ़ना ही था। इसे सगी बहन को धोखा देना कहना पूरे तरीके से गलत और बेबुनियाद है। चौथा सबसे बड़ा विवाद, जोधपुर का काला हिरण शिकार मामला। सालों तक मीडिया ट्रायल चला, तब्बू को एक क्रिमिनल की तरह पेश किया गया, लेकिन 2018 में जोधपुर कोर्ट ने तब्बू को पूरे तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि तब्बू के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। वो सिर्फ उस गाड़ी में मौजूद थी, न तो बंदूक उनके हाथ में थी और न ही उन्होंने किसी को उकसाया था। तब्बू को सिर्फ इसलिए इस केस में घसीटा गया क्योंकि वो एक बड़ी सेलिब्रिटी थी और पुलिस इस मामले को हाई प्रोफाइल बनाना चाहती थी। तब्बू ने सालों तक बिना किसी गलती के कोर्ट के चक्कर काटे और मानसिक प्रताड़ना झेली। पांचवा विवाद, जो अंडरवर्ल्ड और संजय दत्त के नाम पर खड़ा किया गया था, वो पूरे तरीके से एक मनगढ़ंत कहानी थी। जांच एजेंसियों को कभी भी तब्बू के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। तब्बू ने हमेशा अपनी फिल्मों की कमाई को बेहद ईमानदारी से टैक्स भरकर व्हाइट मनी में रखा। संजय दत्त के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक को स्टार का था, लेकिन मीडिया को मसाला चाहिए था, इसलिए एक शांत रहने वाली एक्ट्रेस को अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ दिया गया। और आखिरी बात, अजय देवगन के साथ उनके एक तरफा प्यार का वो मजाक। तब्बू और अजय का रिश्ता उस पवित्र दोस्ती का नाम है जिसे आज की मतलबी दुनिया समझ ही नहीं सकती। तब्बू आज भी सिंगल है तो वो अपनी मर्जी से है, किसी के गम में नहीं। उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें अकेले रहना पसंद है और वो अपनी आजादी से प्यार करती है। अजय देवगन और काजोल आज भी तब्बू के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर तब्बू कोई घर तोड़ने वाली औरत होती तो काजोल कभी उन्हें अपने घर की शादी और पार्टियों में नहीं बुलाती। आज 2026 में तब्बू की उम्र 54 साल की हो चुकी है, लेकिन उनकी खूबसूरती, उनका ग्रेस और उनका स्टारडम आज भी युवा एक्ट्रेसेस से कहीं ज्यादा है। वो आज भी भूल भुलैया 2, दृश्यम 2, क्रू और औरों में कहां दम था जैसी फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है।
जहां उनकी समकालीन एक्ट्रेस जैसे करिश्मा कपूर या रवीना टंडन आज सिर्फ ओटीटी के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स या रियलिटी शो में जज बनकर रह गए हैं, वहीं तब्बू आज भी थिएटर में बड़ी फिल्मों में लीड कर रही है। उनकी नेटवर्थ आज करोड़ों में है, मुंबई और हैदराबाद में शानदार घर है और वो हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स जैसे लाइफ ऑफ पाई और हालिया इंटरनेशनल सीरीज में भी अपना परचम लहरा चुकी है। तब्बू ने इंडस्ट्री के बाकी स्टार्स की तरह कभी पीआर स्टंट नहीं किए, कभी सोशल मीडिया पर फालतू की रील बनाकर अपनी पर्सनल लाइफ का तमाशा नहीं बनाया। उन्होंने अपनी खामोशी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके पास सच्चा टैलेंट है तो आपको किसी गॉडफादर, किसी कंट्रोवर्सी या किसी पीआर एजेंसी की जरूरत नहीं है। आज तब्बू एक लेजेंड है, उनकी इज्जत पूरी फिल्म इंडस्ट्री करती है। फैंस उन्हें एक ऐसी शेरनी के रूप में देखते हैं जिसने अकेले दम पर बॉलीवुड के इस तमाशे को झेला और जीतकर बाहर निकली। तो दोस्तों, तब्बू की इस खामोशी और इन तमाम विवादों के पीछे छुपे सच को जानने के बाद अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या तब्बू वाकई में एक शातिर और मैनिपुलेटिव महिला थी जिसने अपने करियर के लिए हर किसी का इस्तेमाल किया, या फिर वो बॉलीवुड के उस गंदे और मर्दवादी सिस्टम का शिकार बनी जिसने हमेशा एक अकेली और कामयाब औरत को पीछे ढकेलने की कोशिश की? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अनकही और चौंकाने वाली कहानी के साथ।